ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए बात करते हैं आज के फोकस से जुड़ी हुई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया स्टील 2025 के कार्यक्रम के दौरान जो अपना संबोधन दिया वो स्टील सेक्टर के बूस्टर डोज के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि भारत के स्टील सेक्टर में हुई प्रगति का लेखा जोखा वहां रखा गया और इसमें यह पता लगा कि विश्व में भारत दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है। नेशनल स्टील पॉलिसी की वजह से अब भारत 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील उत्पादन के लक्ष्य को आगे लेकर चल रहा है। और इतना ही नहीं, भारत दुनिया का, जिस तरह से हमने आपको बताया कि दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है, ये बताता है कि स्टील सेक्टर भारत की प्रगति का आधार है। और जो नेशनल स्टील पॉलिसी है, अब 2030 तक लक्ष्य है कि 300 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन हमें पूरा करना है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो था, इस तरह की कई योजनाओं ने स्टील सेक्टर को मजबूती दी। इसी वजह से खदान स्टील इकाइयां जो हैं उन्हें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से जोड़ा गया। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य में स्टील क्षेत्र की जो भूमिका है, आप उसे बहुत अहम समझिए। आने वाले 1 दशक में सरकारी जो भवन बनाए गए उसमें मेड इन इंडिया के लिहाज से स्टील का उपयोग अनिवार्य किया गया है, ताकि स्टील की जो निर्माण है उसमें बढ़ोतरी। अब देखिए कि पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जो बना चंद्रयान, वो मेड इन इंडिया स्टील से था। इसीलिए ग्रीन स्टील से जुड़ी जो तकनीक है उसे अपनाने में कई अग्रणी राज्य शामिल हैं और छत्तीसगढ़ उसमें से एक है। और युवाओं के लिए ये सेक्टर कितना सनराइजिंग है, क्योंकि कई रोजगार के अवसर इस पूरे क्षेत्र में मौजूद हैं। सड़कें, रेलवे, एयरपोर्ट्स, बंदरगाह, पाइपलाइन में जो विकास हो रहा है उसको गति कौन दे रहा है? गति दे रहा है स्टील सेक्टर। और एक फैसला जो लिया गया कि 12% का जो प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी लगाई जाएगी स्टील सेक्टर के लिए, ये बूस्टर डोज साबित हुई। किस लिए? जो गैर मिश्रित है और मिश्रित स्टील उत्पाद हैं उनके लिए ये फैसला लिया गया है। तो लबोलुबाब यही कि स्टील सेक्टर, कहते हैं ना कि स्टील की मजबूती ऐसी होती है जो किसी भी इमारत की नींव को सुदृढ़ बनाती है। और ये जो मजबूती है ये कैसे आर्थिक व्यवस्था में आत्मविश्वास लेकर आएगी, इसी पर करेंगे अभी हम चर्चा। 2 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए मौजूद हैं। तो 2 मेहमान इस खास चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे, उनका तारुफ आपसे करा दें। अश्विनी कुमार साहब, आर्थिक सलाहकार, इस्पात मंत्रालय, और साथ ही साथ शुभमोय भट्टाचार्य जी, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार है। अश्विनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुभमोय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास शो में। कुमार साहब, पहला सवाल यही कि स्टील अपने आप में मजबूती का परिचायक है और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की आर्थिक प्रगति का सुदृढ़ आधार स्टील है, आने वाले दशक में स्टील सेक्टर में किस तरह के युगांतकारी कदम उठाए जाएंगे इन तमाम लक्ष्यों को हासिल करने के लिए? जैसा हम सब जानते हैं, स्टील एक कोर सेक्टर है और इसका अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों के साथ बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस होता है। विकसित भारत 2047 तक बनाने का जो हमारा लक्ष्य है उसकी प्राप्ति में स्टील सेक्टर की बहुत अहम भूमिका होगी। इस संदर्भ में हमारे इस्पात मंत्रालय ने, भारत सरकार ने बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य सामने रखा है। अभी स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारे देश में 200 मिलियन टन की है, जिसको बढ़ाकर 2030 तक 300 मिलियन टन करने का लक्ष्य है और 2047 तक 500 मिलियन टन लक्ष्य करने की कैपेसिटी बढ़ा करके करने का लक्ष्य है। इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और अर्थव्यवस्था के तमाम सेक्टर्स को फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस से बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक वृद्धि मजबूत करने के लिए स्टील सेक्टर का ग्रोथ बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। शुभमोय जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि जो प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है उसने स्टील सेक्टर को मल्टी मॉडल जो कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा, इस मास्टर प्लान को आप स्टील सेक्टर के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर मानते हैं? काफी ज्यादा, क्योंकि आंचल स्टील सेक्टर जैसे अभी आप डिस्कस कर रहे थे, अपने आप में भारत के लिए काफी और एज ए अपने आप में तो इम्पोर्टेंट है ही इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से। उसके साथ साथ स्टील सेक्टर टेक्नोलॉजी का भी एक बहुत बड़ा धरोहर है। खासकर अगर हम देखेंगे, आप बहुत सारे सेक्टर्स की बात करें, खासकर एक पर्टिकुलर सेक्टर जिसका मैं आपकी तरफ ध्यान आकर्षण करूंगा, वो है स्पेस सेक्टर। और इसमें स्टील, क्वालिटी स्टील
जिस तरह का स्टील हमें चाहिए और जिस सेक्टर और इस सेक्टर में हम काफी जोर से आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, उन सभी चीजों को देखते हुए स्टील में टेक्नोलॉजी का जो नया क्षेत्र जो बनता है, जो R&D के लिए जो प्रस्तुत करता है क्षेत्र, ये जी सब चीजें इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा एक जिसे कहूंगा मैं माइलस्टोन से तैयार होता है। और इसीलिए स्टील सेक्टर में जो प्लान्स बनाए गए हैं, जो स्टील सेक्टर के लिए जो टारगेट्स किए जा रहे हैं स्टील सेक्टर के एक्सपेंशन के लिए, बोथ टेक्नोलॉजी वाइज और प्रोडक्शन वाइज, वो दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी अश्विनी जी, जिस तरह से ग्रीन स्टील की बात की जा रही है और ग्रीन स्टील को अपनाने में कई जो राज्य हैं उनकी भूमिका बहुत अहम है। कुमार साहब को फ्रेम में लेकर आएंगे। और कुमार साहब, इसमें हमने देखा कि छत्तीसगढ़ बहुत आगे आ रहा है ग्रीन स्टील को प्रोपोगेट करने के लिए। किस तरह के फैसले चरणबद्ध तरीके से जो इस्पात मंत्रालय है उसके द्वारा लिए जा रहे हैं? जैसा कि हम जानते हैं, भारत का लक्ष्य है नेट जीरो का बाय 2070, और स्टील एक हार्ड टू अबेट सेक्टर है। स्टील सेक्टर में CO2 एमिशंस कम करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर भारत को अपना नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करना है तो स्टील सेक्टर का डीकार्बोनाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण है। इसको मद्देनजर रखते हुए इस्पात मंत्रालय ने ग्रीन स्टील के तमाम पहलुओं पर विचार करने के लिए 14 टास्क फोर्सेस गठित की थी, और उसका एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट रिलीज हुआ सितंबर 2024 में, विच प्रोवाइड्स रोड मैप फॉर ग्रीन स्टील इन इंडिया। हमारा लक्ष्य है कि स्टील का प्रोडक्शन हमारा कितना ज़्यादा डीकार्बनाइज हो जाए, जिससे ग्रीन स्टील का हमारा उत्पादन बढ़े। इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, क्योंकि हमारा जो ज़्यादातर स्टील प्रोडक्शन है वो कोकिंग कोल बेस्ड है, और इसलिए और हमारे पास नेचुरल गैस की अवेलेबिलिटी भी कम है। हम इन तमाम पहलुओं को एड्रेस करते हुए ये रोड मैप डेवलप किए। शुभमोय जी, जिस तरह से एक क्वेस्ट है, क्वेस्ट कि हम किस तरह से सेल्फ रिलायंट बने, आत्मनिर्भर बने स्टील सेक्टर के इस पूरे क्षेत्र में, इसमें आपको कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां लगती हैं? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बूस्टअप करने के लिए जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, हम बंदरगाहों को अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं, रेलवेज़ हैं, उसके लिए स्टील का उत्पादन ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसकी लागत बहुत इंपॉर्टेंट है इन तमाम सेक्टर्स के लिए। बहुत ज्यादा जरूरत है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर हम विस्तार की बात कर रहे हैं तो उसमें स्टील का रोल सबसे बन जाता है। और अहम ही नहीं, साथ में जैसे बहुत सारे सेक्टर्स में स्टील के जो नए तरीके हैं, जो नया प्रोडक्शन क्वालिटी के स्टील है, उनको लाना बहुत जरूरी है। जैसे मतलब स्पेस की बात कर रहे थे, उसी तरह से बाकी सारे सेक्टर्स में स्टील के प्रोडक्शन में हमारे हॉट रोल्ड कॉइल्ड स्टील और कोल्ड स्टील दोनों में ही हमारे प्रोडक्शन बहुत जरूरी है। आप अभी देखेंगे, हम जो बात कर रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में खासकर, उसके लिए जो स्टील की जो जरूरत है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिमांड क्षेत्र है। और स्टील कंपनियों के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जैसे कंपनियां, जैसे ऑटोमोबाइल कंपनी नए तरीके का पार्ट मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं, वहां पे किस तरह का स्टील लाएंगे। एक चीज अश्विनी कुमार जी जो इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे वो ये है कि हमारे स्टील क्षेत्र, स्टील का प्रोडक्शन जो है वो कुकिंग कोल के ऊपर निर्भर है, और हमारे पास कुकिंग कोल का भंडार उतना ज्यादा नहीं है देश के अंदर जी। तो रिलायबल कुकिंग कोल सप्लाई का इंतजाम करना और उसको ले आना भारत में, ये एक बहुत बड़ा चुनौती है, बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन है, पॉलिसी डायरेक्शन है। और मैं समझता हूँ इस पर स्टील मिनिस्ट्री जरूर काम कर रहे होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के साथ। अश्विनी जी, रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स की अगर बात की जाए डीकार्बोनाइजेशन के लिहाज से, तो वो किस तरह से मंत्रालय उस पर फोकस कर रहा है? क्योंकि डीकार्बोनाइजेशन एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके लिए स्टील इंडस्ट्री को जूझना पड़ता है। डीकार्बोनाइजेशन में एक बहुत बड़ा मुद्दा है R&D को प्रमोट करना। इस्पात मंत्रालय ने SRTMI के जरिए स्टील सेक्टर में पर्टिकुलरली ग्रीन स्टील के लिए R&D को मजबूत करने का पहल उठाया है, जिसमें स्टील उद्योग का बहुत बड़ी भागीदारी है।
बोथ जी। प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा हम स्टील सेक्टर का ग्रीन स्टील की टैक्सोनॉमी बनाने वाली पहले देश बने हैं। इंडिया हैज बिकम फर्स्ट कंट्री टू डिफाइन ग्रीन स्टील। और हमने ग्रीन स्टील का जो इन्वेस्टमेंट है, जो अभी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स है, उस पर ज़्यादा फोकस ये है कि ग्रीन स्टील की से जुड़ी टेक्नोलॉजी को हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टील सेक्टर में लागू करें। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कुमार साहब, क्योंकि टेक्नोलॉजी इनोवेशन के साथ साथ हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की, जहां पॉलिसी ड्रिवन फैसले लिए जाएंगे। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल आप कितना बड़ा मानते हैं, और साथ ही साथ पीएलआई स्कीम 1.1 का, जिसने कहीं ना कहीं बूस्टअप किया है स्टील इंडस्ट्री के प्रोडक्शन को? अश्विनी जी। पीएलआई स्कीम बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है हमारी सरकार की। ये स्पेशलिटी स्टील के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमने इंसेंटिव देने का निर्णय किया, और उसके तहत ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हम लेकर के आए हैं। और इसमें कई सारे स्पेशलिटी स्टील जो उच्च गुणवत्ता वाली स्टील है, उसके उत्पादन के लिए बढ़ावा देने की हम बात कर रहे हैं जी। और हमने इसका सेकेंड राउंड भी लॉन्च किया, जिसको पीएलआई 1.1 आप संज्ञा दे रही हैं। और ग्रीन स्टील पे बहुत फोकस है हमारा, और इसमें अब जो नए एडवांसेस है टेक्नोलॉजी में, इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इसका बहुत योगदान है। डिजिटल ट्विनिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होने वाला है। अभी हमारे जो नए जितने भी ब्लास्ट फर्नेसेस वगैरह होंगे, उसमें इसका ज्यादा उपयोग होगा, और साथ ही पुराने ब्लास्ट फर्नेसेस वगैरह में भी इसका उपयोग करके हम मटेरियल एफिशिएंसी और एनर्जी एफिशिएंसी जैसे लक्ष्यों को हासिल करने में सफल रहेंगे। जी। शुभमोय, इसमें जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं उन पर भी रिपलिंग इफेक्ट पड़ना तय है, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करें, एरोस्पेस है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है। उस लिहाज से आप आर&डी के स्तर पर स्टील सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कितना बड़ा रोल मानते हैं? बहुत ज्यादा, और खासकर स्टील सेक्टर में जिस तरह का आर&डी बन सकता है। आपको यह होगा कि हम जब स्टील इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम जब बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, तो उसमें स्टील का प्रोडक्शन और स्टील सेक्टर में किस तरह के नए टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारे जो IITs हैं, हमारे जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उन सब में स्टील के ऊपर किस तरह के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स ला सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा अध्ययन का क्रम है। और ये इसलिए है क्योंकि स्टील इंडस्ट्री का डिमांड बहुत ज्यादा है इस तरह के टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट्स का। जी। साथ में सेक्टर की हमने बात नहीं की, वो है हाइड्रोजन सेक्टर। हाइड्रोजन की एक्सपेंशन, हम जब वहां पे ब्लू हाइड्रोजन की तरफ हम लोग गति दे रहे हैं, हाइड्रोजन का जरूरत इसलिए है क्योंकि हार्ड टू अबेट सेक्टर्स जैसे स्टील में हाइड्रोजन एज ए फ्यूल बहुत ज्यादा जरूरी रोल प्ले करता है। तो नए टेक्नोलॉजी जब हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं लाने क्या, वो उसका लक्ष्य स्टील सेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा रहेगा। जी। बहुत संक्षिप्त में कुमार साहब, क्योंकि समय कम है, स्क्रैपिंग ऑफ ओल्ड स्टील, उसको किस तरह से हम रीयूज रिसाइकल कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा हम मान सकते हैं केंद्र बिंदु है। और कैसे वो स्टील सेक्टर को, कहते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से डिसइन्वेस्टमेंट भी ज़रूरी होता है, ये कितना बड़ा आप सेतु मानते हैं स्टील सेक्टर को और प्रमोट करने के लिए? अहम बिंदु उठाया है। स्क्रैप रिसाइकलिंग और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस रूट के जरिए जी, अगर हम करें तो हमारा कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। एक चुनौती भारत में यह है कि हिस्टोरिकली हमारा कंजम्पशन ऑफ स्टील कम रहा है, इसलिए हमारे देश के अंदर जो स्टील स्क्रैप की जो उपलब्धता है वो भी सीमित है। तो हम इंपोर्ट्स पर निर्भर करते हैं स्क्रैप के लिए। स्क्रैप कलेक्शन और इसको प्रोसेस करने का जो पूरा तरीका है वो ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है, और स्क्रैप रिसाइकलिंग जितना ज़्यादा हम कर पाएंगे, हमारे स्टील क्षेत्र का कार्बन फुटप्रिंट उतना ही अच्छा होगा। ग्रीन स्टील के पूरे हमारे मिशन में स्क्रैप रिसाइकलिंग बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये स्टील सेक्टर जैसे किसी भी
इमारत की नींव को मजबूत बनाता है, देश की नींव को भी आने वाले दशकों में और मजबूत करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप इस शो पर आए और अपने अपने जो विचार है इस मंच से साझा किए। बहुत बहुत शुक्रिया।